हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि अरब सागर में एक तेल का कुआं मिला है या फिर एक समुद्री संसाधन आपको प्राप्त हुए हैं, तो इस पर अधिकार किसका होगा? और यदि मैंने आपके साथ दोहराया है कि इस पर भारत का अधिकार है, तो एक्चुअल में भारत का अधिकार इस पर किस प्रकार है, या फिर पाकिस्तान का अधिकार इस पर किस प्रकार है? यदि अटलांटिक ओशन में किसी भी प्रकार के समुद्री खनिज विद्यमान होते हैं या फिर प्राप्त होते हैं, तो इस पर किसका अधिकार होगा? यह बहस काफी लंबे समय अंतराल से चली आ रही है। इस बहस का हल निकाला गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 1982 में। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में किस प्रकार से समुद्री संसाधनों पर अधिकार और इवन समुद्र पर अधिकार को लेकर एक विवाद रहा और उस विवाद का सॉल्यूशन क्या हुआ। 1982 में एक समझौता होता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, अर्थात यह पूरा का पूरा वीडियो एनक्लोज ट्रीटी, एनक्लोज समझौते पर आधारित है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि मैं आपसे बात करता हूं तो याद रखिएगा कि समुद्र पर अधिकार किसका होगा, अर्थात जैसे यदि भारत के विषय में हम बात करते हैं तो भारत के कंटेक्स्ट में जो अरब सागर है और साथ में यह जो बंगाल की खाड़ी सागर और नीचे आपको जो इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर देखने के लिए मिल रहा है, इस पर भारत का कितना अधिकार हो सकता है? क्योंकि अभी हाल ही में द हिंदू में एक खबर भी आई थी, द हिंदू तो नहीं है ना, विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर्स में एक खबर भी आई थी कि भाई इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पर पड़ा है, तो इस पर भारत का अधिकार होना स्वाभाविक है या फिर लाजमी है। परंतु यह कितना सत्य है और यह कितना असत्य है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर है यह लगभग कनेक्ट होती है। अर्थात यदि आप गुजरात वाला क्षेत्र देखेंगे तो वहां पर कराची बंदरगाह, यहां पर आपको गुजरात वाला क्षेत्र देखेंगे तो यहां पर आपको कांडला बंदरगाह नजर आएगा और इसी से कुछ दूरी पर कराची पोर्ट स्थित है। तो क्या भारत की समुद्री सीमा और पाकिस्तान की समुद्री सीमा में विवाद होना लाजमी है? और क्या दक्षिण चीन सागर में जितने भी नेशंस हैं उनका विवाद आपस में चलता रहता है? भाई ये विवाद क्यों चल रहा है और एक्चुअल में इसके पीछे का कारण क्या है? शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसके पीछे का कारण क्या है, इसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, वर्ष 1982 के पहले तक ऐसा कोई भी कानून नहीं था कि संबंधित देश का किसी सागर पर अथवा महासागर पर या फिर वाटर बॉडी पर कितना अधिकार होगा। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वर्ष 1982 में एक समझौता किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है एनक्लोज ट्रीटी या फिर एनक्लोज समझौता। अब ये एनक्लोज समझौता एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा था? यूनाइटेड नेशन ने इसको अपनी मध्यस्थता से दोहराया, यानी कि वर्ल्ड बैंक भी इसमें इंक्लूड था और इसका पूरा नाम आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ द सी। इन इंग्लिश इसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि। और यदि बात की जाए तो हर वह देश जो कि किसी ना किसी सागर अथवा महासागर के साथ सीमा साझा करता है उसको 5 प्रकार के अधिकार यहां पर प्राप्त होंगे। बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, परंतु यहां पर यदि 5 प्रकार की हम बात करें तो 5 प्रकार में आ जाता है आंतरिक जल भी, यानी कि वह जल जो कि आधार रेखा के साथ संबद्ध है। अब ये क्या होती है आधार रेखा, इन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करना चालू करते हैं। पर उससे पूर्व आप याद रखें कि यह जो कानून है यह केवल समुद्र पर अधिकार देता है, परंतु नेविगेशन और साथ में अन्य अधिकारों को भी संरक्षित करता है, चाहे वो ओवरफ्लाइट जैसे कानून ही क्यों ना हो। याद रखें कि यह एनक्लोज समझौता सभी उन देशों पर लागू होता है जो कि किसी ना किसी सागर अथवा महासागर के साथ सीमा साझा करते हैं और यहां पर 5 प्रकार के अधिकार संबंधित देश को आप प्रदान करते हैं। अब ये 5 अधिकार हैं कौन कौन से, तो जरा इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहां पर 5 टाइप्स के आपको राइट्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला राइट या फिर सबसे पहली सीमा है ना, 5 अधिकार बोले या फिर 5 प्रकार की सीमा बोल लें, आपको जो भी समझ में आए आप वह बोल सकते हैं। कारण यह है कि यहां पर कुल मिलाकर हम सीमाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी देश द्वारा या फिर किसी भी देश को कितने प्रकार से समुद्र पर अधिकार मिल सकता है। और याद रखें कि समुद्री दूरी को मापने की इकाई कही जाती है नॉटिकल मील, है ना। तो आपको नॉटिकल मील याद रखना है। जैसे धरातल पर या फिर स्थल खंड पर दूरी को मापने की इकाई किलोमीटर है, वैसे ही यहां पर दूरी को मापने की इकाई नॉटिकल मील मानी जाती है। और यदि इस नॉटिकल मील की हम बात करते हैं तो 1 नॉटिकल मील बराबर आपको देखने के लिए मिलता है लगभग 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85
किलोमीटर। यह अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। एक बार इसको चेक आप अवश्य करिएगा, है ना। जैसे कि जब मैं 200 नॉटिकल मील की बात करूंगा तो यह लगभग 370 किलोमीटर निकल के आएगा। अब आप यह बात हमेशा याद रखिएगा कि भाई जब भी समुद्री कानून संधि की बात की जाती है तो इसमें कुछ प्रमुख बिंदु है, जैसे कि 1982 में तमाम देशों ने इस पर साइन किए थे, परंतु कुछ देश ऐसे भी रह गए थे जिन्होंने इस पर साइन नहीं किए थे। अब बात यह आती है कि भाई भारत ने इस पर कब साइन किए, भारत ने इस पर सिग्नेचर कब किए। तो समय के साथ जैसे जैसे यह समझौता आगे बढ़ा वैसे वैसे तमाम देश आए और इस पर साइन करना प्रारंभ कर दिया। अब 2021 में या भारत के कंटेक्स्ट में वापस से यह मुद्दा सामने आया था, क्योंकि पुनः भारत ने इसका समर्थन किया था। अब इस समर्थन के पीछे हो सकता है जियोपॉलिटिकल एंगल, हो सकता है इकोनॉमिक एंगल, यानी कि हर एंगल से यह समझौता भारत के कंटेक्स्ट में और हर उस देश के कंटेक्स्ट में जो कि किसी ना किसी सागर अथवा महासागर के साथ, यानी कि वाटर बॉडी के साथ सीमा साझा करता है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका कारण क्या है? इसका मेन रीजन यह आता है कि यदि आप देखेंगे तो स्थल खंड में जितनी भी रॉक्स प्राप्त होती हैं और उनमें जितने भी प्रकार के खनिज आपको मौजूद दिखाई देते हैं, उससे दुगने, उससे ज्यादा आपको महासागरीय सतह पर दिखाई देते हैं। एक्चुअल में महासागर में कई पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको महाद्वीपों पर कई उच्चावच देखने के लिए मिलती हैं, कई प्रकार की स्थलाकृतियां देखने के लिए मिलती हैं। इसी प्रकार महासागरीय सतह पर और महासागरीय क्षेत्र में भी आपको कई प्रकार की स्थलाकृतियां मौजूद देखने के लिए मिलती हैं। इनको हम जलाकृतियां नाम दे सकते हैं, क्लियर। अर्थात टोपोग्राफी जिनको हम बोलते हैं, ये आपको लैंड एरिया के साथ साथ वाटर बॉडी में भी देखने के लिए मिलेगी। और जितने खनिज आपको लैंड एरिया में मौजूद दिखाई देते हैं उससे कहीं अधिक आपको वाटर बॉडी में दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जलखंड में आपको, यानी कि किसी भी देश के पास जितना बड़ा जलखंड का एरिया होता है उसकी जो ब्लू इकोनॉमी होती है ना, नीली अर्थव्यवस्था, वह उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। ब्लू इकोनॉमी डायरेक्टली संबंधित है ओशन से या फिर वाटर बॉडी से, क्लियर। तो संबंधित देश के पास जितना भी वाटर बॉडी है, जितना अधिक वाटर बॉडी है, उसकी ब्लू इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। कारण क्या है कि यहां पर समुद्री क्षेत्रों को या फिर जलखंड को माना जाता है खनिजों का भंडार और संसाधनों का भंडार, क्लियर। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 1982 में यह संधि साइन की गई थी। अब याद रखें कि वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की और इस पर 5 अधिकार हमको दिए। अभी 5 अधिकार क्या क्या होते हैं तो इसको हम एक एक करके जानना शुरू करते हैं। ये पांचों हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से 3 अधिकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 अधिकार होते कैसे हैं और ये है क्या, जरा इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिएगा, जब आप ओशनोग्राफी पढ़ते हैं तो ओशनोग्राफी में आप कई प्रकार के स्ट्रक्चर, महासागरीय स्ट्रक्चर्स को आप अध्ययन करना चालू करते हैं। यदि मैं यहां पर महासागर की बात करता हूं तो यह हमारा महाद्वीप वाला एरिया, और महाद्वीप से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यह कहलाता है मग्न तट। यहां से आगे बढ़ने पर अब आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, यह है पूरा का पूरा महासागरीय सतह या फिर महासागरीय क्षेत्र। अब यहां से हम इसको पूरा कवर अप कर देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, है ना, जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूं और इसको मैं सीधा सा बड़ा कर देता हूं भाई, ये हमारे पूरे बोर्ड में आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर हमको केवल और केवल ओशन का पार्ट चाहिए, हमको महाद्वीप से कुछ नहीं लेना देना है। इज दैट क्लियर? और यदि इसकी हम बात करते हैं तो अब मैं इसको कवर अप कर देता हूं भाई। ये, अरे क्या हो गया इसको, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिएगा, ये है हमारा एक लैंड एरिया, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको नोट डाउन कर देता हूं भाई कि यह है हमारा स्थल खंड, है ना। इसको माना जाएगा दैट इज स्थल खंड या फिर लैंड एरिया, जिसकी अभी हमें बात नहीं करनी है। बस याद रखिएगा कि स्थल खंड में कुछ बातें मैं नोट डाउन कराऊंगा, उसको आपको साथ में नोट डाउन करते जाना है। और यहां वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड जलखंड, है ना। अब आप भूगर्भिक संरचना में मत चले जाना, है ना, अभी हम उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। यहां पर हम केवल और केवल एक कानून की बात कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कि यहां पर यह जो एरिया आपको नजर आ रहा है दैट इज, यह वाला एरिया है एक महासागर का, है ना। यह है हमारा एक महासागर। और यदि इस महासागर की बात करें तो यह कुछ इस प्रकार से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। अब देखिएगा कि इस महासागर के अंदर किस किस प्रकार से हमको अधिकार मिले हैं। तो यह वाला जो एरिया है बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, यह जो एरिया कहलाएगा यहां पर, यह कहलाएगा हमारा मग्न तट, है ना। यह हमारा जलमग्न तट या फिर इसको कॉल किया जाता है मग्न तट,
क्लियर। अब ये मग्न तट यदि आप देखेंगे तो भारत के कंटेक्स्ट में भी यहां पर जितने भी प्रकार के मग्न तट है, अर्थात यहां पर भारत के कंटेक्स्ट में यदि हम निकालें तो ये भारत का मैप, जितना स्ट्रेट मैंने ये बना रखा है उतना स्ट्रेट एक्चुअल में ये है नहीं, अर्थात यहां पर कोई भी तटीय रेखा कुछ इस प्रकार से होती है। अब इन तटीय रेखा को हम एक लाइन के द्वारा कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमको ऐसी दिखने लगती है। क्लियर। यह जो लाइन बनी है ना, इस लाइन को कॉल किया जाता है बेस लाइन या फिर इसी को नाम दिया जाता है आधार रेखा। तो याद रखें कि यहां पर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी एक्चुअल में यह आधार रेखा से मापी जाएंगी। और यहां पर यदि आधार रेखा के अकॉर्डिंगली हम समझने का प्रयास करें तो याद रखिएगा कि आधार रेखा के अंतर्गत, यानी कि यहां पर यह टेढ़े मेढ़े तट है ना, इनको एक बेस लाइन के द्वारा आपने मिला दिया, और बेस लाइन के द्वारा मिलाने पर यह जो अंदर वाली वाटर बॉडी है या फिर यह जो अंदर वाला जलखंड है इसको नाम दिया जाएगा क्या, आंतरिक जल। अब इसका कोई भी ड्यूरेशन, इसका कोई भी दूरी नहीं होती है कि भाई इतने किलोमीटर की तक की दूरी को आप मानेंगे आंतरिक जल। तो याद रखें कि यहां पर यह दूरी, जस्ट अ सेकेंड, यह दूरी क्या मापी जाएगी, कुछ दूरी तक जहां पर वह स्थल खंड के अंदर आ गया होगा जलखंड, तो इसको कहा जाएगा कि दैट इज कॉल्ड आंतरिक जल। इसकी कोई भी दूरी नहीं होती है, अर्थात नॉटिकल मील में इसको नहीं मापा जाता है और इस पर कोई विवाद भी प्राय खड़ा नहीं होता है। अब जैसे ही आप इससे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक सीमा आपने ड्रॉ कर दी भाई, है ना, ये एक सीमा हो गई। सेकेंड बात कि अब आपने बेस लाइन तैयार की है और बेस लाइन से अब आप जाएंगे आगे की ओर। मान लेते हैं ये है बेस लाइन और बेस लाइन से अब आप आगे बढ़े और इसको मापा जाएगा किसमें, नॉटिकल माइल में। तो यह दूरी कहलाएगी 12 नॉटिकल माइल तक की, और यह जो 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी है इसे कॉल किया जाएगा प्रादेशिक सीमा। और प्रादेशिक सीमा का क्या अर्थ है भाई, है ना, प्रादेशिक सीमा का अर्थ निकल के आता है कि जिस प्रकार आपको भारत देश के अंदर घूमने के लिए किसी प्रकार की वीजा, परमिट, परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, संविधान के अकॉर्डिंगली कुछ क्षेत्रों को यदि हम छोड़ देते हैं, जैसे कि कुछ जनजातीय क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर आपको विजिट करने के लिए परमिशन की आवश्यकता होगी, वीजा की आवश्यकता होगी, जिनमें से जिसको आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ना कभी पढ़ा होगा, जैसे कि जो मेघालय वाला रीजन है, जो मणिपुर वाला रीजन है, यहां पर आपको घूमने के लिए एक 24 घंटे पहले वीजा के लिए अप्लाई करना होता है, फिर आपको एक निश्चित समय के लिए वहां पर घूमने की परमिशन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि यदि उस निश्चित समय अंतराल में आप वापस नहीं आते हैं तो आपको जेल हो जाएगी या फिर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बस इतना है कि आपको वहां पर आंसर करना पड़ता है। जैसे कि ये जो भारत का एरिया है ना, इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहां पर जब आप विजिट करने के लिए जाते हैं तो आपको एक नॉमिनल वीजा, वैसा नहीं जैसा आपको थाईलैंड जाने के लिए या फिर इंडोनेशिया जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए लेना पड़ेगा। नॉर्मल वीजा आपको लेना पड़ता है जो कि ऑन अराइविंग होता है कि भाई मैं जा रहा हूं, 24 घंटे पहले मैंने अप्लाई कर दिया, वो आपके मोबाइल में आ जाएगा। हाँ, यदि उस निश्चित समय में, जैसे आपने बोला मैं 48 घंटे के लिए जा रहा था, यदि उस निश्चित समय में आप वापस नहीं आते हैं तो फिर आपको बस एक छोटा सा आंसर देना होता है। आंसर भी ऐसा कि भाई मैं लौट नहीं पाया हूं, अब मैं इतने टाइम और यहां पर स्टे करना चाहता हूं। क्लियर। तो यहां पर जिस प्रकार आप भारत के अंदरूनी हिस्से में घूम फिर सकते हैं, आप एमपी से उठकर दिल्ली जा सकते हैं, एमपी से उठकर आसाम जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं, तमिलनाडु, केरला जा सकते हैं, यहां पर आप किसी भी एरिया में विजिट कर सकते हैं। सेम इतना ही राइट, इतना ही अधिकार आपको इस प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत भी मिलता है। यानी कि प्रादेशिक सीमा में कोई आपसे किसी भी प्रकार की क्वेश्चन आंसरिंग नहीं कर सकता कि भाई आप यहां पर किस प्रकार विजिट कर रहे हैं। और इसीलिए तो यदि आप देखेंगे तो जितनी भी स्कूबा डाइविंग होती है ना, जब आप गोवा जाते हैं तो गोवा जाने पर जितने भी एंजॉयमेंट आप सागर पर करते हैं, क्या उसके लिए किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता होती है? एक्चुअल में नहीं होती। इसका मेन रीजन यह है कि एक्चुअल में यह भारत का ही क्षेत्र है, अर्थात कोई भी देश इस पर दावा नहीं ठोक सकता। यह 12 नॉटिकल मील तक का एरिया उस संबंधित देश का माना जाएगा जो कि इसके सबसे नजदीक होगा। एक क्वेश्चन मन में आना लाजमी है कि भाई यहां पर यदि आप भारत के कंटेक्स्ट में बात करोगे तो यहां बाजू से तो लगा हुआ है पाकिस्तान, अरे बाप रे ये तो जरासंध हो गया, है ना। तो यहां पर बाजू से लगा हुआ है क्या, यहां पर आता है पाकिस्तान। तो अब क्या भारत का नॉटिकल माइल और पाकिस्तान का नॉटिकल माइल आपस में क्रॉस नहीं करता? बिल्कुल करता है, परंतु यहां पर अब आपसी सहमति से, यानी कि इसी कानून के अंतर्गत एक नियम है कि भाई इसी आप आपसी सहमति से आप अपना अपना एरिया डिसाइड कर लीजिए। यानी कि मान लीजिए कि
यहां अरब सागर में कल को यहां पर कोई खनिज भंडार या फिर समुद्री संसाधन प्राप्त होता है तो इस पर कितना अधिकार भारत का है और कितना अधिकार पाकिस्तान का है, ये दोनों ही देश आपस में मिलकर तय करेंगे। और यदि आपस में मिलकर यह तय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस कानून के तहत या तो यूनाइटेड नेशन इस पर समझौता कराएगा या फिर संबंधित देश जो भी चाहेंगे वह समझौता यहां पर होगा, है ना। परंतु इसके लिए भी एक सुनियोजित सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था यहां पर बनाई गई है। इज दैट क्लियर? अब यदि हम इससे आगे बढ़ते हैं तो इसको तो कहा जाता है प्रादेशिक सीमा, यानी कि समान अधिकार जितना आपके अंदरूनी क्षेत्रों में है। जब आप इससे भी आगे जाते हैं तो इससे आगे यानी कि अब देखना यह बेसलाइन आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल और यहीं से अब और ज्यादा 12 नॉटिकल माइल, यानी कि यदि हम यहां से इसको नापने की कोशिश करेंगे तो यहां से ये निकल के आएगा 24 नॉटिकल माइल, है ना। ये निकल कर आएगा 24 नॉटिकल माइल, यानी कि ये बेस लाइन से है, मतलब कि 12 के बाद और 12 इसमें जुड़ा है बस। क्लियर? कई लोग इसको समझ लेते हैं कि यहां से 24 नॉटिकल, यहां से 24 नॉटिकल मील, नहीं, आपको बेस लाइन से ही लेना है, हर बार बेस लाइन से ही आप लेंगे। और यह जो एरिया माना जाता है इस एरिया को बेसिकली कॉल किया जाता है, जस्ट अ सेकेंड मैं ना इसको शिफ्ट कर देता हूं अदरवाइज ये डिस्टर्ब करेगा। हाँ, तो इसे नाम दिया जाता है अविच्छिन्न मंडल, यानी कि यह है हमारा कॉन्टिजियस जोन। अब इस अविच्छिन्न मंडल की बात करें तो भाई इसमें क्या क्या अधिकार है संबंधित देश को, तो यहां पर जाने के लिए अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि 12 नॉटिकल मील से आगे जाना है तो बट ऑब्वियस है कि अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परंतु क्या यहां पर मौजूद संसाधनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि यहां पर जो मछुआरे हैं, आपने कई मूवीज में देखा होगा कि मछुआरे एक डायलॉग बोलते हैं कि भाई इससे आगे का एरिया हमारा नहीं है, क्लियर, या फिर इससे आगे जाने के लिए हमको परमिशन लेनी होगी। एक्चुअल में यह कौन सा एरिया है तो याद रखिएगा यह एरिया माना जाता है एक्चुअल में अविच्छिन्न मंडल वाला, अर्थात अविच्छिन्न मंडल से आगे जाने के लिए अब आपको परमिशन लेनी होती है किसकी, तो यहां पर जो नेवी कमांड्स हैं उनकी आपको बेसिकली परमिशन लेनी होगी। और जा कौन सकता है यहां पर, तो जो नेवी ऑफिसर्स होते हैं यहां पर अच्छे से विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल। और क्यों भाई, उनका काम ही है ये, क्लियर, तो उनको जाने की यहां पर छूट होती है, परंतु आम लोगों को जाने के लिए यहां पर परमिशन लेनी होगी। परंतु यदि मान लीजिए कोई बाहरी जहाज आ रहा है या फिर बाहरी बेड़ा आ रहा है और यह भारत के 200 नॉटिकल मील तक के एरिया में प्रवेश करके कुछ यूं निकलता है, क्लियर, तो अब यह भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उससे टैक्स लेता है ना। यदि उसने किसी प्रकार की कोई गंदगी की है जब वह निकलेगा तो बट ऑब्वियस है कि कुछ गंदगी भी की होगी क्योंकि ईंधन का प्रयोग तो किया होगा ना। और फिर यहां पर अब भारत उससे टैक्स ले सकता है, यहां पर जितने भी प्रकार के समुद्री संसाधन है उनका प्रयोग कर सकता है। और इवन सीमा शुल्क वसूली, यानी कि यदि आप यहां से जितने बार गुजरेंगे तो उतने बार आपको हमें यहां से टैक्स पे करना होगा। परंतु यहां पर आप याद रखें कि एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका, और इस श्रीलंका पर एक पोर्ट स्थित है जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट। और इस हम्बनटोटा पोर्ट पर, है ना, इस हम्बनटोटा पोर्ट पर जितने भी जहाज हैं चाइना के वो आकर रुकते हैं। तो भाई क्या हम इनसे टैक्स ले सकते हैं, या फिर इसी का एक दूसरा पहलू मैं आपको बताऊं तो क्यों श्रीलंका को भारत के मैप के अंदर शो किया जाता है, तो उसका भी आंसर आपको इसी एनक्लोज ट्रीटी में ही देखने के लिए मिलेगा कि एक्चुअल में इस एनक्लोज ट्रीटी के अनुसार यह भी नियम है कि भाई भारत के 200 या फिर भारत या फिर किसी भी देश के 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं, चाहे वो आइलैंड हो या फिर चाहे वो कोई संबंधित देश हो, तो उसको अपने मैप में शो करना होता है। इसीलिए यदि आप देखेंगे तो श्रीलंका का मैप हर बार भारत के मैप के साथ शो किया जाता है। क्या भारत ने श्रीलंका को खरीद लिया है? आंसर इज नो। यहां पर भारत के 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत श्रीलंका मौजूद है। दैट इज वाई भारत अपना मैप जब भी रिलीज करता है या फिर जब भी शो करता है तो उसमें श्रीलंका को आवश्यक रूप से बताता है। एक बात ये, दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण यह हो जाती है कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है, एक्चुअल में यदि यहां पर चाइना के पोर्ट आकर रुक रहे हैं, चाइना के जहाज आकर रुक रहे हैं, तो क्या भारत उनसे सीमा शुल्क वसूली कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और उसका भी अधिकार उतना ही है इस ट्रीटी के अनुसार जितना भारत और संबंधित देशों, यानी कि जितने भी देशों ने इस पर साइन किए हैं, उनका अधिकार है। क्लियर? तो यहां पर यही कारण है कि हम्बनटोटा पोर्ट विकसित होने पर भी भारत ने कुछ नहीं किया। कारण क्या है? वो श्रीलंका में विकसित हो रहा था। श्रीलंका अपने नॉटिकल
माइल वाले एरिया में उसका विकास कर रहा था। क्लियर, चाइना कर रहा था पर श्रीलंका उसकी अनुमति दे रहा था। अब यदि यहां पर हम आगे बात करते हैं तो ये तो हुआ 24 नॉटिकल मील वाला एरिया। इससे आगे जाने पर आपको और एरिया देखने के लिए मिलेगा, अर्थात फिर से आपको बेस लाइन पर आना है और बेस लाइन से चलते हुए अब आप आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर जाते हुए अब यह एरिया कहलाएगा 200 नॉटिकल माइल वाला क्षेत्र, और यह 200 नॉटिकल मील तक का एरिया कहलाता है एक्चुअल में अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा अपनी स्टडी के तौर पर या फिर अपनी पढ़ाई में आपने कई बार EEZ, जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहां पर भी EEZ का नाम सुनते हैं। क्लियर, तो ये क्या है एक्चुअल में, यही कहलाता है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसी को कहा जाता है EEZ। क्लियर, अब इसमें क्या होगा भाई, तो यहां पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। यहां पर जो भारतीय सेना की सबमरीन्स होती हैं ना, पनडुब्बियां होती हैं, ये यहां पर गश्त करती हैं। और यहां पर अब मान लीजिए कि कल को, जो मैंने पहले प्रश्न आपको समक्ष प्रस्तुत किया था कि कल को यदि किसी क्षेत्र में या फिर सागरीय क्षेत्र में किसी प्रकार का खनिज या फिर मान लो तेल का कुआं प्राप्त होता है तो उस पर किस देश का कितना अधिकार होगा, तो याद रखिएगा अब यह मापा जाएगा कि भाई यह किस देश से कितने नॉटिकल माइल की दूरी पर स्थित है, और इस नॉटिकल माइल के अकॉर्डिंगली ही उस देश, उस खनिज पर या फिर उस संसाधन पर किसका अधिकार होता है यह डिक्लेयर किया जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि यहां पर इस 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया में यदि मान लीजिए किसी प्रकार की घटना अथवा परिघटना घटित होती है, जैसे कि कोई बाहरी जहाज आ गया, तो इसमें आना जाना मना नहीं है। बस याद रखें कि यहां से आप गुजर सकते हैं, आप अपना अधिकार नहीं बता सकते। यानी कि भारत के 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया से यदि यूएसए पास होता है तो उसको बस एक प्रकार से जवाब देना होगा कि भाई आप यहां पर आए क्यों हैं। याद करिए 1971 का युद्ध है ना, 1971, 1971, 1972 में जब यूएसए ने अपने सबमरीन्स यहां पर ट्रेवल कराना चालू किया, यहां पर भेजे, तो उसका आंसर भारत ने दिया था। भारत ने पूछा था क्यों आए हो भाई। क्लियर, तो ये जो एक कहानी चली आती है वो इसी से संबंधित मानी जाती है। अब ना ही 1971 में यह समझौता हुआ था और ना ही 72 में यह समझौता हुआ था। तो एक प्रकार से उदाहरण देने के लिए मैंने ये बात कही है, इसको आप आपस में कनेक्ट मत कर लीजिएगा कि जिस प्रकार 1971 में यूएसए गश्त करने के लिए आ गया था इंडियन ओशन में, पर यदि अब वो आता है तो उसके लिए उसको आंसर देना पड़ेगा। हां, यह बात बिल्कुल सही है कि इंडियन ओशन में उसने प्रवेश जरूर लिया परंतु यहां से वह कभी लौटा नहीं। परंतु यह बात भी सही है कि अब यदि ऐसी कोई घटना या परिघटना घटित होती है तो उसका आंसर करना पड़ेगा संबंधित देश को। और यदि इसके बाहर की हम बात करें, यानी कि भारत का क्षेत्र बहुत बड़ा है, कारण यह है कि भारत के पास कई ऐसे आइलैंड्स भी हैं जैसे कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड नॉटिकल माइल से बाहर हैं, परंतु इसका फायदा, डायरेक्टली फायदा भारत को मिलता है कि एक भारत का नॉटिकल माइल समाप्त होता है, पश्चात उसके अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार लक्षद्वीप से भी प्रारंभ होता है। याद रखिएगा कि इसके बाद वाला एरिया क्या माना जाता है, इसके बाद का जितना भी एरिया होगा इसे कॉल किया जाता है बच्चे ओपन सी, अर्थात यह खुला समुद्र होता है। अब इस पर किस देश का कितना अधिकार होगा यह पावर के आधार पर डिकोड नहीं होगा, इस पर समस्त देशों का, यानी कि इंडियन ओशन में कोई ओपन सी अगर मौजूद है तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए, रसिया सभी देशों का बराबर अधिकार होगा। सभी देश उसका पर्याप्त और बराबर उपयोग कर सकते हैं। क्लियर, तो ये 4 प्रकार के, इवन 5 प्रकार के आपको समुद्री क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे जो कि इस 1982 में हुए एनक्लोज समझौते के अनुसार बने हैं। क्लियर, और इसका फायदा अभी भी आप देखेंगे कि कई स्थानों पर देखने के लिए मिलता है, परंतु इसके विपरीत कई ऐसे भी देश हैं जो अभी तक समुद्री विवाद से घिरे हुए हैं। जैसे कि यदि आप बात करेंगे तो यहां पर जो आपको भारत देखने के लिए मिलता है, जब आप इससे आगे की ओर बढ़ते हैं ना, इससे आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है साउथ चाइना सी वाला पोर्शन। अब साउथ चाइना सी में कई और देश मौजूद हैं जैसे कि ताइवान है, फिलीपींस है ना, ये ऊपर नीचे कई क्षेत्र हैं। तो इनका विवाद डायरेक्टली चाइना के साथ देखने के लिए मिलता है, यानी कि चाइना जैसे देश अभी भी इस बात को डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं, अभी भी इस बात को डिकोड नहीं कर पाए हैं कि उसका अधिकार चाइना का अधिकार कितना है और ताइवान का अधिकार कितना है। दैट इज व्हाई कि यहां पर इन सभी देशों का विवाद चाइना से चलते रहता है। वैसे जो चाइना की बॉर्डरिंग कंट्रीज ही बहुत बॉर्डरिंग कंट्रीज लगभग 14 के आसपास हैं और 22 देशों के साथ सीमा विवाद है। यह बात अलग है कि चाइना का हर उस देश के साथ
सीमा विवाद चलता है, जिसका थोड़ा सा भी कल्चर, जिसका थोड़ा सा भी स्वरूप चाइनीज लोगों के साथ मिलता है। क्लियर? तो अब यह बात अलग है, यदि हम इस टॉपिक पर जाएंगे तो हम काफी इसको डायनेमिक ले जाएंगे और यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, यानी कि यह वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि मैं 10 घंटे बोलते रहूंगा और आप इसको सुनते रहेंगे, फिर भी यह बात खत्म नहीं होगी। तो इस बात को शुरू ना करते हुए हम बिल्कुल यह बात पर आराम करते हैं कि एक्चुअल में साउथ चाइना सी हो, अरेबियन सी हो यानी कि अरब सागर हो, या फिर हिंद महासागर हो, या फिर बंगाल की खाड़ी सागर हो, यह समझौता सभी पर लागू है, परंतु बावजूद इसके समय समय पर आपको कई विवाद देखने के लिए मिलेंगे। अब यह तो बात हुई चाइना की, भाई भारत और बांग्लादेश के मध्य भी विवाद है ना, न्यू मोर द्वीप या फिर गंगा सागर द्वीप, इन दोनों ही द्वीपों को लेकर, इन दोनों ही आइलैंड्स को लेकर समय समय पर विवाद देखने के लिए मिलता है। हाँ, अब तो यह जलमग्न हो गए हैं, तो अब यहां पर विवाद नहीं, परंतु विवाद था जरूर, है ना। इसी प्रकार भारत और श्रीलंका के मध्य भी कई बार सीमा विवाद, समुद्री सीमा विवाद आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिलाकर आज का जो टॉपिक था यह एनक्लोज समझौते पर आधारित था कि एक्चुअल में यह एनक्लोज समझौता है क्या और यह हर देश को किस किस प्रकार का राइट प्रदान करता है। यदि मान लीजिए आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, इसे लाइक कर अवश्य जाएं और मिलते हैं ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उससे पहले मेरी आप एक छोटी सी बात सुनिएगा कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सजेशन है, सजेशन का अर्थ यहां पर कि सर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे वह कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप सभी के सजेशंस यहां पर इनवाइटेड हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपको आने वाले समय में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उस एक स्पेसिफिक टॉपिक पर सभी के लिए, जो भी कमेंट करते हैं, मैं कमेंट सभी के रीड करता हूं, तो मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आऊंगा। और यदि आपको यह पूरी पीडीएफ चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।